महत्वपूर्ण विषय पर, एक बहुत प्रासंगिक विषय पर इस कार्यक्रम को, इस विवेचना को आयोजित करवाया है। और आप सभी साथियों का भी मैं बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि आप एक रविवार के दिन अपना समय बहुमूल्य निकाल करके आए हैं, और साथ ही हमारे जितने मेहमान हैं और जितने वक्तागण हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। एक राजनीतिक दल के पदाधिकारी और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के हैसियत से मैं ये मानता हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक मुद्दा है इस राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए, जो भी हमारे इस राज्य के बासिंदे हैं। असल में जब ऊर्जा की बात आती है, सामाजिक तौर पर भी, प्रशासनिक व्यवस्था में भी जो आईएएस अधिकारी होते हैं या हमारे आपके राजनीतिक दलों के जो नेतागण भी होते हैं, वह अक्सर ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ बिजली के साथ जोड़ करके देखते हैं। और ये चीज समझने की जरूरत है। मैं सभी लोगों को चाहता हूं, हम सभी लोग इस पर विमर्श करें कि ऊर्जा मतलब सिर्फ बिजली नहीं होता है। ऊर्जा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, जो पेट्रोकेमिकल्स होता है, जो फर्टिलाइजर हम लोग खेतों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक प्रकार का ऊर्जा है। बिजली तो है ही, हमारे सबके सामने है। और ये जो ऊर्जा है, ये बिहार जैसे राज्य के अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने या बेहतर करने या नई दिशा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर ऊर्जा महंगी होगी तो इस राज्य के अंदर जो उसका शक्ति चाहिए एक आर्थिक रूप से मजबूती के लिए, वो कभी भी नहीं मिल पाएगा। और तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो समझदारी इस पर विकसित करने की जरूरत है एक राजनीतिक दल को भी, कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश, मैं दुनिया के कम से कम 30 देशों में गया हूं और अमेरिका में भी बड़े समय तक काम किया हूं जल आपूर्ति आयोग में। यह अनुभव है निजी तौर पर भी, और अकादमिक भी लोग हैं यहाँ पर, वो भी बताएंगे कि दुनिया में ऐसा कोई भी क्षेत्रफल नहीं है जहां महंगी अगर ऊर्जा हो तो उसका सार्वभौमिक या आर्थिक विकास हो सकता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप खुद देखते होंगे कि डीजल के रेट कई दफा बढ़ जाते हैं। 5 रुपए अगर डीजल का रेट बढ़ जाता है तो आपकी सब्जी जो है 2 रुपए किलो महंगी बिकेगी। आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बता रहा हूं कि अगर 5 रुपए डीजल का रेट बढ़ गया तो सब्जी महंगी बिकेगी। आप अगर एक जिले से दूसरे जिले तक बस से या सार्वजनिक वाहन से जाते हैं, किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन से, तो आपका किराया बढ़ जाएगा। तो इकोनॉमिक जो साइकिल होता है, ऊर्जा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दूध महंगा हो जाएगा, दूध को खिलाने वाला चारा महंगा हो जाएगा, सब्जी के लिए जो पटवन कराना है वो महंगा हो जाएगा, सब्जी की जो पैदावार की जाएगी उसको ले जाने के लिए मंडी में या बाजार में वो महंगा हो जाएगा। तो किसी भी राज्य के अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ता है अगर ऊर्जा महंगी हो। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि बिहार के अंदर सबसे महंगी ऊर्जा है। ये अभूतपूर्व है। मैं एक बात बताता हूं, ये इतना बड़ा समस्या है, और मैं मानता हूं कि जो 200 यूनिट की हमारी पार्टी जो बात कर रही है, इस समस्या का निदान सिर्फ 200 यूनिट से नहीं होने वाला है, क्योंकि इसको समझने की जरूरत है। दुनिया में एक भी ऐसा राज्य नहीं है, जिला नहीं है, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, जिसमें इतनी महंगी ऊर्जा हो और जहां पे इतनी गरीबी हो। मैंने दुनिया में, और पिछले 20 सालों के अंदर जो वर्तमान शासन प्रशासन के लोग हैं, मैं सिर्फ इसको राजनीतिक आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं समझे, वर्तमान शासन प्रशासन के लोगों की जो आर्थिक लाभ कमाने की जो उनके अंदर जो एक तरह का कह लीजिए कि भावना थी, इस वजह से उन्होंने इस गरीब राज्य के अंदर इतनी महंगी ऊर्जा को किया गया। आप बगल के राज्य यूपी में चले जाइए या बंगाल में चले जाइए, आपको इतना महंगा डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। आप आज के समय में बिजली की, हमारे कुछ श्रोताओं ने बात किया, हमारे देश के अंदर 3 जो सबसे महंगे राज्य हैं बिजली के लिए, उसमें एक बिहार है, जिस राज्य के अंदर 32,000 रुपए का औसत आय है प्रति व्यक्ति पूरे साल का। यानी हम लोग बिहार सर्वे के अनुसार जो रियल जीडीपी के नंबर हैं, जो वास्तविक नंबर हैं, उसके अनुसार राज्य के अंदर मात्र औसत स्तर पर हम लोग 3,000 से 3,500 रुपए की प्रति व्यक्ति की आय है। तो उस व्यक्ति के पास आर्थिक क्षमता नहीं है कि वह व्यक्ति इतनी महंगी ऊर्जा का पैसा वहन कर सके।
इसके बावजूद भी एक सुनियोजित साजिश के तहत इस राज्य के अंदर एक बहुत महंगी ऊर्जा को सामने लाया गया और उसको, उसके प्राइसिंग को लेकर के, उसके मूल्यांकन को लेकर के किसी ने सवाल नहीं किया। दूसरी बात है कि कई दफा ये चर्चा होती है कि बिहार में ऐतिहासिक तौर पे पिछड़ापन था और बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने बिजली का सरलीकरण किया और बिजली का विस्तार किया। अब आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जाइए, जो बिजली के खंभे भी लगाए गए हैं, जो ट्रांसमिशन लाइंस लगाए गए हैं, उसमें जो किसानों की जमीन पर जो ट्रांसमिशन लाइंस लगाया गया है, आप जाकर के पूरे बिहार का सर्वे कर लीजिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि किसी भी किसान को जिसके जमीन पर वो ट्रांसमिशन लाइन लगाया गया है उसको मुआवजा नहीं दिया गया है। और जब ट्रांसमिशन लाइन किसी भी खेत खलियान से गुजरता है तो उस खेत की पैदावार और उसका मूल्य, माने जमीन का दाम कम हो जाता है, तो उसका एक कुप्रभाव है। दूसरा बात क्या है कि जहां काम आपका 10 रुपए में हो सकता है, जहां छोटे पोल से हो सकता है, वहां पे बकायदा कंक्रीट का मोटर डाल करके एक प्लैटिनम क्वालिटी का पोलिंग किया गया है। ये क्यों किया गया है? क्योंकि विशुद्ध रूप से बिहार के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार हैं, जो इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, उनको लाभान्वित करने की वजह से इन योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है कि महंगे से महंगा। आप यकीन मानिए, आप हैरान हो जाएंगे, और आप लोग में से कुछ अगर युवा साथी हो तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, अमेरिका के अंदर आज भी लकड़ी का पोल का इस्तेमाल होता है। आज के अंदर भी अमेरिका के अंदर लकड़ी का पोल का इस्तेमाल होता है। और जो 1990 और 85 में जो बिहार में और बाकी राज्यों में था, वो वहां पर आज भी इस्तेमाल होता है। उसका कारण क्या है? आप हैरान हो जाइएगा कि दुनिया के जो सबसे विकसित देश हैं, उनकी बिजली की कीमत और डीजल की कीमत सबसे सस्ती है। आज अमेरिका में बिहार से ज्यादा सस्ती बिजली है। आप खुद सोचिए, कनाडा के अंदर सबसे बिजली सस्ती है बिहार से। बिहार देश का तो है ही, मतलब बिहार से बहुत ज्यादा, बिहार जो कि सबसे महंगा है, उससे सस्ती बिजली है। रूस के अंदर सबसे, बिजली की दामों को या ऊर्जा की दामों को कम रखने का कारण यही है कि उससे आर्थिक मजबूती आती है। तो नीतीश कुमार के शासनकाल में जो उनके सहयोगी और उनको सुझाव देने वाले लोग हैं, मैंने भी उनके साथ कुछ समय तक काम किया है, जो अर्थशास्त्री हैं, इन सभी लोगों का एक ही उद्देश्य था कि किसी न किसी तरीके से महंगी व्यवस्था को कायम किया जाए बिहार के राज्य के अंदर, और महंगाई वाले बिजली को उपभोक्ता के बीच में बेचा जाए। और चूंकि हम एक बड़े पैमाने पे कंज्यूमर स्टेट हैं, हम बड़े पैमाने पे ऐसे एक राज्य हैं जहां पर महंगी बिजली ही का ही उपलब्धता रह पाती है। एक मिनट, ये अब एक मिनट हम लोग आलोक मेहता जी का स्वागत करते हैं। हमारे पार्टी के वरीय नेतागण हैं और इनका एक बड़ा योगदान रहा है पार्टी के अंदर एक बौद्धिक विमर्श को स्थापित करने के लिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो बिहार की बिजली या ऊर्जा की जो अर्थव्यवस्था है, इसमें एक सुनियोजित साजिश के तहत एक महंगी व्यवस्था लागू की गई है, जिसके अंदर दो लोग बड़े स्तर पर लाभार्थी हैं। एक जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और वो जो दूसरे हैं वो ठेकेदार हैं। जो काम सस्ते कीमत पर हो सकता था बिजली को लेकर के, उसके बिजली के विकास को लेकर के, उसको इतनी महंगे दर पे किया गया कि उसका प्रभाव पब्लिक पे पड़ रहा है। और हाल फिलहाल के दिनों में हमारे जैसे अमरनाथ सिंह जी भी बता रहे थे कि इतनी महंगी अर्थव्यवस्था जो हमारे यहाँ बिजली की स्थापित की गई है, उसमें जो भुगभोगी है वो हम आम कंज्यूमर हैं। जैसे अभी मैं ताजा उदाहरण दे दूं कि वर्तमान की राज्य सरकार ने 125 यूनिट बिजली को मुफ्त देने की योजना बनाई है। अब इसकी बारीकी ये है कि इस 125 यूनिट को कंडीशनल किया गया है, यानी वो कह रहे हैं कि आपको अपने अपने घरों के अंदर 1 मेगावाट का सोलर बैटरी और सोलर एनर्जी वाला पावर प्लांट लगा लेना है और 3 साल के अंदर, ताकि आपके मीटर को उससे ऊर्जा मिले और आपको बिजली सस्ती मिले। अच्छा, अब सोलर का
जो क्रियान्वयन है पूरे राज्य के अंदर, आप सब जानते हैं कि बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्या है। मगर जो ज्यादा बड़ी बात यह है कि सोलर प्लांट, जो सोलर बैटरी और सोलर प्लेट बनाने वाली कंपनी है, वो कंपनी बिहार सरकार के आस तो आकर के कहती है कि मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरी जो सामान है, ये बिहार के लोगों को बेचवाइए और उसका पैसा बिहार के लोगों से दिलवाइए और कुछ पैसा सरकार अपने तरफ से दे, और ये जो बंदर बाट है इसमें कुछ पैसा सरकार के भी लोग जो बैठे हुए हैं उनको भी इसमें मिले। ये एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत किया जाता है। और जब हेडलाइंस में कहा जाता है कि बिहार के अंदर 125 यूनिट फ्री की गई, बड़ा सवाल ये है कि पिछले 15 सालों में बिहार जैसे गरीब राज्य के अंदर इतनी जब महंगी बिजली थी तो इसके ऊपर एक बड़ा विमर्श क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये राज्य को गरीब बना रहा था, पीछे ढकेल रहा था। दूसरा बात क्या है कि मैंने अभी पिछले साल सितंबर के महीने में इंडोनेशिया की सरकार ने एक ऊर्जा समिट कराया था, पूरे दुनिया का बहुत सारे लोग गए थे। तो एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत से गया था, उसमें हमारे माननीय सांसद राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर सिंह जी भी गए थे, और मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूं मगर मुझे भी आमंत्रित किया गया था तो मैं भी गया था। वहां दक्षिण पूर्वी एशिया के तमाम देशों के सांसद आए थे। हम जब विमर्श कर रहे थे उनसे कि भाई आपके राज्य के या आपके देश के अंदर बिजली की क्या स्थिति है या ऊर्जा की क्या स्थिति है, आप हैरान हो जाइएगा कि जो गरीब से गरीब राज्य है, नेपाल में तो यहां से तेल जाता है तो उनको मजबूरीवश किया जाता है कि तेल महंगा बेचे, मगर बिजली सस्ती है। जो छोटे छोटे देश हैं, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, इन सभी राज्यों का अगर आप अवलोकन करिएगा, इन सभी देशों का, तो वहां पर हमारे राज्य और हमारे देश से सस्ती ऊर्जा है, बिजली भी सस्ती है, डीजल भी है। इंडोनेशिया के अंदर, जो कि दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 40 रुपए लीटर डीजल बिकता है। हमारे यहाँ डीजल की कीमत लगभग 92-93 रुपए है। तो समझिए कि एक विकसित देश के अंदर ऊर्जा के जो स्रोत हैं हमारे राज्य से आधे कीमत पर हैं, और जबकि हमारे जैसे गरीब राज्य के अंदर भी इतने महंगी ऊर्जा के स्रोत हैं। ये इसके ऊपर एक बड़ा सवाल उठाना जरूरी है। और जब जीएसटी को लागू किया गया, जब टैक्सेशन का भी सवाल आता है, व्यापकता में लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो आम लोगों से वसूली करने की नियत से जीएसटी के दायरे से तेल को बाहर रखा गया है। आज अगर जीएसटी पेट्रोल और डीजल के ऊपर लागू कर दिया जाएगा तो एक बहुत बड़ा राहत आम लोगों को होगा, मगर सरकार जो है खून चूसती है आम लोगों का, गरीब लोगों का। और ये लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं कि आज जो महंगी ऊर्जा है उससे राज्य के अंदर ही लोग प्रभावित हो रहे हैं और हमारी राज्य की अर्थव्यवस्था पीछे जा रही है। और तुलनात्मक रूप से ये उदाहरण है। तो मैं ये सोचता हूं कि राजनीतिक दल के भी तौर पर एक बड़ा विमर्श होना चाहिए कि क्या हम लोगों को अगर राजनीतिक मौका और हिस्सेदारी मिले तो डीजल पेट्रोल क्या जीएसटी के दायरे में आना चाहिए? क्योंकि ऊर्जा का जो सवाल है किसी राज्य की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए, उसमें सस्ती ऊर्जा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सस्ती ऊर्जा नहीं रहेगी तो हम लोग कभी भी गरीब राज्य से एक प्रगतिशील राज्य की तरफ नहीं जा सकते हैं। तीसरा जो बहुत बड़ा सवाल है, जो इस पर विमर्श हम सभी लोगों को करना चाहिए, हम बार बार सामाजिक हिस्सेदारी की बात करते हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करते हैं, मगर हम राजनीतिक विमर्श में भी आर्थिक हिस्सेदारी की बात नहीं करते हैं। जैसे जब बिहार के अंदर 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने के लिए, तो राज्य के अंदर एक संगठनात्मक ढांचा तक नहीं था ठेकेदारों का और संविदा पे काम करने वाले लोगों का, कि जो यह मांग करे राज्य सरकार से कि हम जब इस बिहार के निवासी हैं तो बिहार में अगर ऊर्जा का काम होगा तो बिहार का ठेकेदार करेगा, बाहर का ठेकेदार नहीं करेगा। आज के समय में आप जाकर के देखिए पूरे बिहार के अंदर कहीं भी किसी भी जिले में जाकर के देखिए, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पुल हो, चाहे वो बिजली का काम हो, बाहर की कंपनी कर रही है। बताया इन्होंने कि नागार्जुना और अदानी जैसे कंपनियों को ठेकेदारी मिली है। ये एक बड़ा सवाल है कि आर्थिक हिस्सेदारी का सवाल हो। मैं उम्मीद करता हूं कि जब अगर हम लोगों को राजनीतिक तौर पर सरकार में आने का मौका मिले तो एक विमर्श होना चाहिए आम लोगों के बीच में कि कौन से लोग हैं। अगर डोमिसाइल की बात हम बहाली में नौकरियों के लिए कर रहे हैं तो
आम लोगों को सुविधा देने की नियत से और बिहार के बच्चों को नौकरी देने की नियत से, बिहार में पूंजी के निवेश करने की नियत से, बिहार के अंदर जो कार्य योजनाएं हो बिहार के कंपनियों को मिले, न कि बाहर की कंपनियों को। आज के समय में 95% कंपनियां जो मूल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो बिहार के बाहर हैं। और यह अफसोसजनक बात है कि हम लोग विपक्ष के तौर पर भी इस पर एक गहन विमर्श नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बिहार का पैसा, आपका हमारा पैसा, मेहनत का कमाया हुआ बिहार के बाहर जाता है। और मैं आपको एक ताजा उदाहरण देता हूं अपने जीवन से कि जब मैं अमेरिका गया और वहां मैं जल आपूर्ति आयोग का निदेशक बना, तो हम लोगों को सॉफ्टवेयर तक भी यूज करना होता था, वहां के बहुत तरह की चीजों को इस्तेमाल करना होता था जो ऑफिस के अंदर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए। तो यह बाकायदा निर्देशित था कि आपके राज्य के अंदर ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जाएगी और उसी तरीके से जो सॉफ्टवेयर भी होगा वो बाहर का नहीं होगा, अमेरिका का होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि जब बड़े पैमाने के आपके यहाँ प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 40,000, 50,000, 1 लाख करोड़ का परियोजनाएं आ रही हैं, तो इसमें ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि जो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग किए वाले सामान हो वो कहीं ना कहीं उसका निर्माण बिहार में हो। ऐसा नहीं है कि अगर राज्य सरकार सहयोग करे यहाँ के युवाओं को, उद्यमियों को, तो इस क्षेत्र के अंदर बिहार के युवा अपना सहयोग या उद्यमी बिहार का नहीं दे सकते हैं। तो एक बड़ा सवाल हम सभी के लिए है कि अगर ये राज्य हमारा है, ये पैसा हमारा है, यहाँ की योजनाएं, परियोजनाएं हमारी हैं, तो जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, जिनका बिहार से कोई वास्ता नहीं है, जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, आप देखिए कि उनका निर्णय हो रहा है। और अमूमन आप एक ट्रेंड देखेंगे कि जिस विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहता है, जिस राज्य से बिलोंग करता है, अधिकांश स्तर पर उस राज्य, उस विभाग की परियोजनाएं जिस राज्य का प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेगा उस राज्य की कंपनी को मिल रहा है। ये सीधे तौर पर बंटर बात है, बिहार के अधिकारियों के साथ जो है हनन हो रहा है। और तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि जो स्मार्ट मीटर की बात की अमरनाथ सिंह जी ने, हमको ये भी विमर्श करने की जरूरत है एक राजनीतिक और सामाजिक संगठन के तौर पर कि जो स्मार्ट मीटर पूरे देश में नहीं लागू किया गया है उसको बिहार में क्यों लागू किया गया है, और जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर से स्मार्ट मीटर का योजना का क्रियान्वयन किया गया इस राज्य के अंदर, वह व्यक्ति अभी जेल के अंदर है। मैं संजीव हंस की बात कर रहा हूं जो सीएमडी थे। तो कैसे उस व्यक्ति के द्वारा क्रियान्वित योजना के तहत हम सभी लोग उपभोक्ता बने हुए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और मैं मानता हूं कि स्मार्ट मीटर राज्य के लिए इस राज्य के लिए स्मार्ट मीटर इस राज्य के लिए एक बड़ा अभिशाप है। इससे हमारे लगभग 3 करोड़ जो उपभोक्ता हैं वो कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित हैं। और हमको अपने घोषणा पत्र में ये सार्वजनिक विमर्श करके इस पर विचार करना चाहिए कि क्या स्मार्ट मीटर बिहार के लोगों को के लिए होना चाहिए, क्योंकि उसमें पारदर्शिता की कमी है। जो पल्स रेट होता है स्मार्ट मीटर का, उसका मूल्यांकन अवलोकन करना बहुत मुश्किल है कि कैसे इतनी तेज मीटर चल गया, और उसमें बड़े स्तर का घपला है। और आखिरी में यह सवाल करूंगा, हमारे एक साथी बता रहे थे कि कृषि के क्षेत्र में कृषि फीडर बनाए गए हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। कृषि फीडर के तहत बिजली प्रति यूनिट 1 रुपए है, यानी 1 रुपए से भी कम दर पर किसानों को पटवन के लिए बिहार सरकार की योजना है बिजली मिल देने की। बड़ा सवाल क्या है कि आप किसानों के जब बीच जाएंगे, जब आम लोगों के बीच जाएंगे गांव में, देहात में, तो आपको पता चलेगा कि किसानों को इसकी जानकारी तक नहीं है। अधिकांश जगहों पे वो जो फीडर बनाया गया है उसका फंक्शनल नहीं है या उनको जानकारी नहीं है, और राज्य सरकार चाहती नहीं है कि इस तरीके की योजनाओं का व्यापकता में जानकारी हो। तो कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को, एक राजनीतिक दल के भी तौर पर, एक बौद्धिक समाज के भी तौर पर, हम लोगों को ये जो इस तरह के जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, विशेष रूप से जो ऊर्जा, जो एक तरह का खून है, एक अर्थव्यवस्था का खून होता है ऊर्जा, उस तरीके से इस तरीके के जो सवाल हैं, इसको न सिर्फ बौद्धिक विमर्श का हिस्सा बनना चाहिए, मगर मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक तौर पर भी, एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी कम से कम अपने राज्य
और राज्य की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से इस पर एक बड़ा विमर्श करना चाहिए, क्योंकि एक मैं बात ये जानता हूं और अपने अनुभव से ये कह सकता हूं कि अगर आपके राज्य का पैसा आपके राज्य में रहेगा, चाहे वो किसी के भी पास करे, तो आप राज्य के तौर पर विकास करेंगे। अगर आपके राज्य का पैसा किसी दूसरे राज्य में चला जाएगा, कोई पूंजीपति दूसरे राज्य के आएगा, काम करके जाएगा, तो आपका मेहनत का धन, आपकी पूंजी राज्य के बाहर जाएगी। तो एक नीतिगत तौर पर इस विमर्श को मुझे लगता है कि हम सभी साथियों को और हम अपने सभी राजनीतिक दल के साथियों को भी मैं आग्रह करूंगा कि इस विमर्श को स्थापित करने के लिए दल के अंदर भी और सार्वजनिक तौर पर विमर्श करने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।